बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची ने हालिया डेटशीट दी और डेटशीट के साथ उन्होंने एक नोटिफिकेशन दिया है जिसमें उन्होंने बताया है कि वो बीकॉम पार्ट 1 के सिलेबस को रिड्यूस कर रहे हैं। ये रिड्यूस सिलेबस 30% रिड्यूस हुआ है, 70% ऑन है। और ये रिड्यूस सिलेबस जो है वो जब स्टूडेंट्स के सामने आया है तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट याद कर रहा था तमाम चीज़ों को क्वेश्चन वाइज, चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज उनको से समझने में दुश्वारी हो रही है। फिर ऊपर से ऐसा भी है कि कुछ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं और कुछ उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स हैं, तो उस हवाले से भी प्रॉब्लम है। तो मेरी आज कोशिश है कि मैं बीकॉम पार्ट 1 के इस आए हुए सिलेबस को जो कि मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के हवाले से है उसे एक्सप्लेन करूं और स्टूडेंट से समझ कर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी तैयारी को जारी रख सके। सबसे पहले हमारे सामने आ रहा है इस्लामिक स्टडीज़, इस्लामियात। इस्लामियात में होली कुरान की आयात और मुख्तलिफ उनके तर्जुमे के हवाले से काम है। जैसा कि आप देखते हैं कि आपको सूरह फुरकान की बात हो रही है कि सूरह फुरकान उसका इंट्रोडक्शन है और उसके टेक्स्ट से मुराद है कि उसकी होली कुरान की जो आयात आपके पास हैं वो सब है। और उसके बाद हदीस और सुन्नत का फ़र्क, हदीस और सुन्नत से क्या मुराद है, ये सब चीज़ें हैं आपके रिड्यूस सिलेबस में। इसके अलावा टेक्स्ट ऑफ हदीस में कहा गया है कि सेकंड 10 हदीस फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स। इसका मतलब है आपके पास जो अहादीस हैं उसमें आखिर की जो 10 अहादीस हैं टेक्स्ट बुक की वो ली गई हैं। तो हदीसें जो हैं वो आखिर की 10 हैं, पूरी हदीसें नहीं हैं इस दफ़ा। फिर इसके अलावा जहाँ तक ताल्लुक़ है टेक्स्ट ऑफ हदीस के बाद नंबर 7 पर मोनोथिज़म से मुराद यहाँ पर है कि हम अल्लाह की वहदानियत या अल्लाह के एक होने को जो मानते हैं, अक़ीदा तौहीद। अब इस बात को समझ लें कि जब अक़ीदा तौहीद आया तो आप देखते हैं कि आपके पास दो किस्म के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है कि अक़ीदा तौहीद से क्या मुराद है, इसके अक़ली और नकली दलाइल तहरीर कीजिए। और एक ये है कि अक़ीदा तौहीद का आपकी ज़ाती ज़िंदगी पर और इज्तमाई ज़िंदगी पर क्या असर होता है, और इसी तरह उसके कुरानी और अहदीसी हवाले हैं। आपको इन तमाम चीज़ों को प्रिपेयर करना है क्योंकि दो तरह के क्वेश्चंस आपके इसमें आते हैं। तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चन अक़ीदा तौहीद के इस बार सिलेबस में मौजूद है। अब बात करते हैं प्रॉफिटहुड का मतलब यहाँ पर होगा कि अक़ीदा रिसालत की ज़रूरत, अहमियत और मनसब रिसालत की खुसूसियात। इसके अलावा इसमें जो है वो अक़ीदा रिसालत के हमारी ज़िंदगी पर असरात, ये तमाम मामला इसमें हो जाएंगे। फिर बात हो रही है लाइफ आफ्टर डेथ। जब ये लाइफ आफ्टर डेथ की बात करता है तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि लाइफ आफ्टर डेथ का मतलब है अक़ीदा आखिरत। इसका मतलब लाइफ आफ्टर डेथ अक़ीदा आखिरत की कुरानी तालीमात, अहादीस के हवाले, उसके इंसानी ज़िंदगी पर असरात, इनफरादी और इज्तमाई, ये तमाम चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अब बात होती है प्रेयर, नमाज, और नमाज से मुतालिक जो भी सवालात दो किस्म के जो आते हैं, इनफरादी और इज्तमाई ज़िंदगी पे असरात, नमाज की अहमियत, ये तमाम मामला प्रेयर में आ जाएंगे। जब ज़कात की बात होती है तो ज़कात, मसारिफ़ ज़कात, निसाब ज़कात, ज़कात के माशरती असरात, ज़कात के इनफरादी और इज्तमाई असरात, ये सब आ जाएंगे। फिर जहाद है तो जहाद की इक़साम और जहाद के इंसानी ज़िंदगी पे असरात, ये सब आ जाएंगे। और नंबर 13 पर स्टडी ऑफ द प्योर लाइफ ऑफ द हॉली प्रॉफिट, मदनी लाइफ, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी का मुताला। तो ये हम यूँ भी कह सकते हैं कि मदनी ज़िंदगी का मुताला भी है, और इसमें वो जो आपका आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका पर नोट लिखिए, तो ये चीज़ इसमें जो है वो आ जाएगी। अब इससे नेक्स्ट मैं ये कहूँगा कि हमारे पास जो है वो ये तो इस्लामियात का मामला हो गया। इस्लामियात के बाद हम दूसरे सब्जेक्ट पर आते हैं। ये हमारे पास है पाकिस्तान स्टडीज़। पाकिस्तान स्टडीज़ में जो मामलात आपके सिलेबस में शामिल हैं, इसमें है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पाकिस्तान विद स्पेशल रेफरेंस टू उलमा's वर्क एंड पॉलिटिकल अवेनिंग इन द सबकॉन्टिनेंट,
द रिफॉर्मिस्ट शेख अहमद सरहिंदी, शाह वलीउल्लाह एंड अदर्स। तो इसका मतलब है आपका क्वेश्चन शाह वलीउल्लाह की खिदमत, शेख अहमद सरहिंदी की खिदमत, उलमा का किरदार पाकिस्तान के हवाले से। तो ये 3 किस्म के क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो ये नंबर 1 टॉपिक जो है वो 3 किस्म के क्वेश्चंस को कवर कर रहा है, यानी शेख अहमद सरहिंदी की खिदमत, शाह वलीउल्लाह की खिदमत और पाकिस्तान की तहरीक में उलमा और सूफिया का किरदार। फिर ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये पाकिस्तान के क़याम के बाद के जो मसाइल हैं, पाकिस्तान के क़याम के इब्तदाई मसाइल हैं, ये इसमें आ जाएगा। फिर इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन एवोल्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन का मतलब होगा आइनी इर्तिका, यानी आइन पाकिस्तान में जिस तरह तरक्की करता गया उन सब के मामलात उसमें गिवन होंगे। और आइनी इर्तिका के साथ साथ उसमें करंट कॉन्स्टिट्यूशन मौजूदा, तो 1973 का जो आइन है और इसकी इस्लामी दफ़ात हैं, उसकी खुसूसियात हैं, ये क्वेश्चन आपका बनता है, ये यकीनी तौर पर इसमें बनेगा। बाकी इसमें यकीनी तौर पर 1958 का आइन, ये सारा भी जो है वो पीछे के आइन का भी मामला लिखा हुआ ज़रूर है, लेकिन हमने पास्ट ईयर्स के पेपर में देखा है कि आमतौर पर आइनी इर्तिका का एक क्वेश्चन तो आता है कि आइनी इर्तिका और आइनी इर्तिका में दरपेश मसाइल और रुकावटों को पेश कीजिए, और एक 1973 का आइन। यही 2 टाइप के क्वेश्चन आमतौर पर 5 ईयर में बनते हैं आपके। फिर लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान है। लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान की इलाकाई ज़बानों पर नोट लिखिए, या पाकिस्तान की इलाकाई ज़बानों के बारे में आप क्या जानते हैं। तो अब उसके अंदर आपको चारों सूबों की ज़बानें, दीगर ज़बानें, इन सब के बारे में लिखना है। ये एक क्वेश्चन बन सकता है इसमें। और एक क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि उर्दू पाकिस्तान के इत्तेहाद की मजहर है, या उर्दू इस्तेहकाम पाकिस्तान का बाइस है। ये लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान के हिसाब से क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान 1970 से अब तक की माशी तरक्की, कि माशी तौर पर पाकिस्तान किस तरह तरक्की कर गया है 1970 से अब तक, यानी हमारी सनतों में, ज़राअत में, दीगर चीज़ों में हम किस तरह तरक्की कर गए, इस हवाले से ये क्वेश्चन मौजूद है। तो ये क्वेश्चन जो हैं वो सिलेबस का हिस्सा है। अब इसके बाद अगर मैं आता हूँ फंक्शनल इंग्लिश पर, तो फंक्शनल इंग्लिश में जो चीज़ें आपके लिए बनाई गई हैं इसमें, और उनमें जो चीज़ें ख़ास तौर पर डिस्कस करने के काबिल हैं, उनमें यकीनी तौर पर आपके पास यहाँ डी पार्ट है। डी पार्ट में जो है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स है, जॉब एप्लीकेशन एंड कुरिकुलम विटाए है। तो आप देखते हैं कि 12 नंबर का आपका जॉब एप्लीकेशन और CV बनाने का जो क्वेश्चन आता है वो इसमें मौजूद है। इसके अलावा पैराग्राफ्स एंड एसेस, यानी ऐसे का क्वेश्चन भी आएगा। पंक्चुएशन के हवाले से बात हुई। इसके अलावा टेंसेस, प्रपोजिशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कंडीशनल सेंटेंसेस, ये सब के सब जो है वो आपकी ग्रामर में शामिल है। तो अगर आप इस ग्रामर में देखें तो इस ग्रामर में नहीं डिस्कशन हुआ है आर्टिकल का, यानी इसका मतलब है अगर हम इस पूरे ओवरव्यू इसका लें तो इस ओवरव्यू में हमें जो है वो कहीं पर आर्टिकल नज़र नहीं आता। तो हम शायद कह सकते हैं कि आर्टिकल की ग्रामर उन्होंने जो है वो निकाल दी है। टेंसेस रखा है, प्रपोजिशन रखा है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस रखा है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट रखा है, कंडीशनल रखा है, और ये जो ऊपर आपके बात हुई है इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब, तो इडियम्स और फ्रेजल वर्ब होने का मतलब है आपके पास फ्रेजल वर्ब भी है। यानी मैं एक मरतबा फिर ये रिपीट कर दूं कि आप अक्सर देखते हैं आपके पूरे 10 ईयर में कि आपकी ग्रामर जो है वो 6 किस्म की आ रही होती है। आर्टिकल आ रहा होता है, पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंसेस आ रहा होता है, प्रपोजिशन आ रहा होता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आ रहा होता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट आ रहा होता है, और फ्रेजल वर्ब्स आ रहे होते हैं। जबकि अगर BA के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो वहाँ WH वर्ड्स आ जाते हैं आपके ना। तो बाकी सब ग्रामर आपकी मौजूद है, सिर्फ आर्टिकल के मुतालिक इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो वो रिड्यूस हुआ है। अब इसके हवाले से मज़ीद अगर हम चेक करें तो इस पूरे सिनेरियो में इन्होंने जो है वो इंग्लिश के जो लेसन्स हैं उनके मुतालिक जो है वो अभी तक इसमें कहीं लिखा नहीं है, लेकिन यकीनी बात है कि लेसन और उनके जो पैराग्राफ्स हैं, कॉम्प्रीहेंशंस हैं, वो तो ज़रूर इसमें शामिल होंगे। यानी अनसीन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और सीन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ये भी इसमें शामिल होगा। तो इस हिसाब से ओवरऑल अगर उर्दू का रिव्यू ले, इंग्लिश का रिव्यू लें, तो इंग्लिश में हमें जो है वो कोई बड़ा जो है वो चेंज नज़र नहीं आ रहा है। जो चेंज नज़र आ रहा है वो थोड़ा सा ही है कि इन द
नट शेल में कह सकता हूँ कि थोड़ी सी एक ग्रामर आपकी आर्टिकल जो है वो हटाई गई है और बाकी जो है वो तकरीबन तमाम चीज़ें अपने इसमें मौजूद नज़र आ रही हैं, सिवाय इस बात के कि पर्टिकुलर लेसन के मुतालिक जो है वो इसमें लिखा हुआ मौजूद नहीं है। लेकिन जिस तरह का सिनेरियो बाकी है उसमें पैराग्राफ्स भी लिखा हुआ है, तो पैराग्राफ्स इसका मतलब है वो आपके आएंगे सीन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी और अनसीन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी। अब आते हैं बीकॉम पार्ट 1, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस यानी तारुफ कारोबार। तारुफ कारोबार में बिजनेस, उसका स्कोप, वसअत, उसकी अहमियत, प्रॉब्लम्स ऑफ बिजनेस यानी एक नए कारोबार के मुश्किलात और मसाइल, एक कारोबार के फंक्शन, वज़ाइफ, क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड बिजनेसमैन यानी एक अच्छे कारोबारी शख्स के औसाफ, बिजनेस एनवायरनमेंट यानी कारोबारी माहौलियात, और समाजी जिम्मेदारी यानी वो क्वेश्चन आपका आता है कि क्या कारोबार का मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना है, कारोबार की समाजी जिम्मेदारी क्या है, वो क्वेश्चन आता है, वो इसमें शामिल होगा। रोल ऑफ बिजनेस इन इकोनॉमिक सिस्टम यानी माशी निज़ामात के तहत जो है वो आजकल के बिजनेस का क्या किरदार है, और बिजनेस प्राइवेट और पब्लिक ओनरशिप के तहत क्या है, तो प्राइवेटाइजेशन और ये सब मामला भी आ जाते हैं। इसके बाद सोल प्रोपराइटरशिप आ गया, पार्टनरशिप आ गया। तो सोल प्रोपराइटरशिप में क्वेश्चन आपका आमतौर पे आता है कि यकशख़सी कारोबार के फ़वाइद और नुकसान, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोपराइटरशिप, वो आएगा क्वेश्चन। पार्टनरशिप की क्लासिफिकेशन यानी पार्टनर्स की जो है वो काइंड्स, वो इसमें आ जाएंगी, राइट्स आ जाएगा, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ आ जाएगा यानी शुरका के हुकूक, फ़राइज़, जिम्मेदारियाँ, शुरका की इकसाम, ये सब आ जाएगा। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप यानी पार्टनरशिप का इख्तिताम, शुरका का पार्टनरशिप का इख्तिताम जो है वो इसमें आ जाएगा। अब इसके बाद जॉइंट स्टॉक कंपनी पर आते हैं। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में जॉइंट स्टॉक कंपनी मुश्तरका सरमाया कंपनी, उसके कायम करने, उसके रजिस्टर होने का जो तरीक़ाकार है, उसका एक क्वेश्चन आपका बड़ा होता है, वो इसमें मौजूद होगा। मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, तो आपने देखा है कि मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के जो है वो मुख्तलिफ पॉइंट्स, क्लाउज ये बताए जाने के क्वेश्चन आते हैं, इनके दरमियान डिफरेंस आता है, वो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। उर्दू में मैं कहूँगा कि कवायदे कंपनी और आईने कंपनी, और आईने कंपनी और कवायदे कंपनी का फ़र्क वगैरह इसमें आ सकता है। प्रोस्पेक्टस, पेशनामा, पेशनामे के नुकात, ये सब आ सकते हैं। शेयर होल्डर, डायरेक्टर, उनकी मीटिंग, वाइंडिंग अप यानी इख्तिताम करने का कंपनी का तरीका, ये सब कुछ चीज़ें, और कॉपरेटिव्स यानी कॉपरेटिव सोसाइटीज़ इसमें हो सकती हैं। तो ये क्वेश्चंस मतलब कंपनी का चैप्टर जो है वो अपनी जगह पर मौजूद है। अब है बिजनेस कॉम्बिनेशन के कारोबारी इत्तेहाद क्या होता है, कारोबारी इत्तेहाद की इकसाम, जॉइंट वेंचर, फ्रेंचाइजिंग, ट्रेड एसोसिएशन, ये सब क्या होता है। अब इसमें जॉइंट वेंचर की बात हुई है, फ्रेंचाइजिंग की बात हुई है, ट्रेड एसोसिएशन की बात हुई है, इसका मतलब है पूल, कार्टेल, सिंडिकेट, दीगर चीज़ें, इन सब की बात नहीं हुई है इसमें, तो ये थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है ये सब मामला। यहाँ पे सिर्फ जॉइंट वेंचर, फ्रेंचाइजिंग और ट्रेड एसोसिएशन, इन तीन चीज़ों की बात हुई है, तो इन तीन पे बात होगी आपकी। अब आते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग का बेसिक कंसेप्ट है, मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस है, अहमियत है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है यानी एक शय का जो इर्तिका है या एक शय का प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के पहले इब्तदा में जो है वो तरक्की करता है, फिर पुख्तगी पे पहुंचता है, फिर तनज़्ज़ुली आती है, ये फेजेस बताने हैं अपने। फिर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल गुड्स का, तो आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बताना है कि कैसे मैन्युफैक्चरर से जो है वो कंज्यूमर तक किन किन रास्तों से जो है वो माल पहुंचता है। इसके अलावा इसमें सेल्स प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग का जो टॉपिक है वो मौजूद है। वेयर हाउसिंग, ज़ख़ीरा कारी और उसकी ज़ख़ीरा कारी की इकसाम, ज़ख़ीरा कारी के वज़ाइफ, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। होल सेलिंग और रिटेलिंग यानी होल सेलर्स के वज़ाइफ, रिटेलर के वज़ाइफ यानी थोक फरोश, खुर्दा फरोश, इनके वज़ाइफ, ये सब मौजूद हैं। मिडल मैन का किरदार और उसकी क्लासिफिकेशन है, तो मिडल मैन दरमियाना ताजिर के जो इकसाम है वो सब कुछ इसमें मौजूद है। मार्केटिंग में अगर हम देखें तो मार्केटिंग के फंक्शन यहाँ मुझे नज़र नहीं आ रहा लिखा हुआ, तो इसका मतलब है मार्केटिंग की तारीफ तो मौजूद है लेकिन मार्केटिंग फंक्शंस
इसमें नजर नहीं आ रहा मुझे। इसके बाद कैपिटल मार्केट की तरफ जाते हैं, तो कैपिटल मार्केट में उसने फाइनेंस बाय लीजिंग का दिया है। तो आपको अगर याद हो तो आपके लीजिंग का पूरा एक टॉपिक है अजारादारी की इकसाम, ये सब इसमें आ जाएगा। अब मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है, जिसमें टाइप ऑफ बिजनेस गुड्स, अशिया की इकसाम, इन्वेंट्री कंट्रोल के इकदाम, परचेजिंग, ट्रांसपोर्टिंग, डिसीजन एंड पॉलिसी मेकिंग, मार्केटिंग नीड्स, टाइप ऑफ वेयर हाउस, एडवांटेजेस और फंक्शन वेयर हाउस के हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, यानी आपके अशिया के मुतालिक जो क्वेश्चन है, इन्वेंट्री कंट्रोल, आपका अशिया की इकसाम, ये सब मामलात हैं, और इसके अलावा ज़ख़ीराकारी की इकसाम और उसके फ़वाइद और उसके फंक्शंस, ये सब शामिल हैं। अब बात करेंगे इंश्योरेंस और बिजनेस रिस्क पर, तो उसमें आपको इंश्योरेंस की तारीफ देनी है, इसकी इम्पोर्टेंस देनी है, उसकी टाइप्स इकसाम बयान करनी है। फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ रिस्क एंड मेथड ऑफ होल्डिंग रिस्क है, यानी आपका एक क्वेश्चन आया करता है कि खतरात से काबू पाने के लिए जो है वो खतरात किस किस्म के होते हैं और खतरात से काबू पाने के लिए क्या तरीके इख्तियार होते हैं, ये मामला भी इसमें आ जाता है। इसके अलावा इंटरनेशनल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टैरिफ लगता है, टैरिफ की इकसाम होती है, वो इसमें आ जाएगा। इसके अलावा बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी तवाज़ुन तिजारत और तवाज़ुन अदायगी से क्या मुराद है, उसकी जो है दरमियान फ़र्क है, उसका क्वेश्चन आता है, वो आपने देना होता है। फिर इसके अलावा मल्टीनेशनल कंपनीज के प्रॉब्लम्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के जो है वो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ये सब कुछ आते हैं आपके, ये इसमें शामिल है। तो यहाँ तक ये जो है वो आपके आईटीबी का मामला मौजूद है। अब स्टार्ट करते हैं जी हमारा प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के हवाले से अगर हम देखें तो शुरू में उन्होंने एडजस्टमेंट के मुतालिक मामला कहा है, जिसमें अक्रूवल यानी एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट, प्रीपेमेंट यानी प्रीपेड डेबिट, एक्सपेंसेस क्रेडिट, इस टाइप के क्वेश्चंस, एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड क्रेडिट, इस टाइप के जो है वो प्रीपेमेंट्स के मामला। फिर अनअर्न्ड यानी ना कमाई गई आमदनी, उसके एडजस्टमेंट्स, डेप्रिसिएशन के, अनकलेक्टेबल यानी बैड डेट्स, इन्वेंट्री के। तो अगर आप इन सबको अगर जोड़ें तो 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइप्स के जो है वो आपके तमाम मामला मौजूद हैं। अब ये जो लफ्ज़ अक्रूवल है, अक्रूवल में एक्सपेंस पेएबल भी शामिल है और रिसीवेबल इनकम भी शामिल है। तो इसका मतलब है इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो तमाम ही एडजस्टमेंट शामिल है, क्लोजिंग एंट्रीज शामिल है, रिवर्सिंग एंट्रीज शामिल है। इसमें सिर्फ ओपनिंग एंट्रीज का जिक्र नहीं है, इसका मतलब है ओपनिंग एंट्री को शायद उन्होंने रिड्यूस कर दिया है। अब इसके बाद वर्कशीट है, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट और वाउचर सिस्टम कैश कंट्रोल में आ जाता है, वो मौजूद है। अकाउंट रिसीवेबल के मामला थे और अकाउंट रिसीवेबल का पूरा टॉपिक है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, जिसमें पीरियोडिक सिस्टम और परपेचुअल दोनों ही है। FIFO, LIFO, एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट और रिटेल प्राइस मेथड, ये सब कुछ शामिल है। इसका मतलब है कॉस्ट और मार्केट विच एवर इज लोअर मेथड नहीं मौजूद है, बाकी सारे मेथड्स वगैरह मौजूद है। डेप्रिसिएशन, उसमें स्ट्रेट लाइन, यूनिट मेथड, वर्किंग आवर मेथड, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, फिक्स परसेंटेज, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड यानी डायमिनेशन बैलेंस मेथड, एडिशन करना यानी असेट में किसी चीज़ का इजाफा कर देना, रिवाइज करना लाइफ को, डिस्पोजल एंड एक्सचेंज यानी सेल करना, उसका एक्सचेंज करना, ये सब इसमें शामिल होगा। पार्टनरशिप अकाउंट में उन्होंने एडमिशन और रिटायरमेंट को रखा है, इसका मतलब है फॉर्मेशन हटा दिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट इनकम हटा दिया, और आपका जो है वो डिसोल्यूशन यानी लिक्विडेशन का टॉपिक है वो हटा दिया। पार्टनरशिप में दो ही टॉपिक उन्होंने रखे हैं, एडमिशन और रिटायरमेंट। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमारे जो अकाउंटिंग है उसमें जो सिलसिला आपको दिखाया गया बस इतना ही थोड़ा सा जो है वो कम किया गया है, बाकी तो तमाम तकरीबन चीज़ें मौजूद हैं। यानी हम शुरू में अगर आपको याद हो तो हम जिन चीज़ों से स्टार्टअप लेते हैं और जो काम कर रहे होते हैं उसमें एडजस्टिंग एंट्रीज, वर्कशीट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, 2 क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। बैंक रिकॉन्सिलेशन से 1 क्वेश्चन बन जाएगा, 3 आपका अकाउंट रिसीवेबल से 1 टॉपिक हो जाएगा, 4 इन्वेंट्री वैल्यूएशन से 1 बन जाएगा, 5 डेप्रिसिएशन से 1 बन जाएगा, 6 और पार्टनरशिप से आमतौर पे अब तक बनते रहे 2, तो ये 2 टॉपिक से ये बन सकते हैं। 8 ये एक थ्योरी क्वेश्चन हो जाएगा, तो इस तरह 9 क्वेश्चन बनेंगे। बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स पर जाएं तो उसमें इन्होंने आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और मैट्रिसेस ये 2 चैप्टर रखे हैं,
और आपका डेरिवेटिव्स का चैप्टर जो है वो हटा दिया है। अब सेक्शन बी की तरफ आए तो उसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युलेटिव एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ये सब है। मेजर ऑफ डिस्पर्जन में रेंज है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस है, रिग्रेशन और कोरिलेशन है और उसकी प्रॉपर्टीज है। लीनियर रिग्रेशन मॉडल, दो वेरिएबल यानी एक्स और वाई दिए हुए होते हैं, उसका एस्टीमेट और फोरकास्ट करना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है, उसकी प्रॉपर्टीज पे काम करना है। इंडेक्स नंबर में स्पेशल टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर जैसे लेस्पेयर, पैशे, फिशर, मार्शल एंड एजवर्थ के मुतालिक गिवन है और ये स्पेशल टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर ही सिर्फ उन्होंने रखा है। इसके बाद अगर प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस पे जाते हैं तो उसमें काउंटिंग टेक्निक यानी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन है, उसके क्वेश्चंस होंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी है, सैंपल स्पेस इवेंट, इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंडिपेंडेंट इवेंट, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालना। तो अगर इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यहाँ भी अगर प्रोबेबिलिटी में देखें तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी नॉर्मल सैंपल स्पेस के हवाले से होगी, इवेंट के हवाले से होगी, इक्वल लाइकली एक जैसे नमूदार होने के जो वाकयात होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के मामला हैं, इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब है उन्होंने नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को और डिपेंडेंट इवेंट को, इन दो को हटा दिया है इन्होंने। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें रैंडम वेरिएबल और बाइनोमियल को सिर्फ रखा है, इसका मतलब है पॉइसन और दीगर चीज़ों को हटा दिया है। सैम्पलिंग में जाएं तो कंसेप्ट ऑफ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट पॉपुलेशन है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल प्रूफ ऑफ ई एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, ये दिया है इन्होंने। तो इसका मतलब है कि मे बी पॉसिबल अगर ई एक्स बार इज इक्वल टू म्यू है तो उसके साथ रिलेटेड दूसरा भी प्रूफ हो सकता है। स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस के अंदर जो है वो आपके पास इंटरवल एस्टिमेशन, मीन, लार्ज और स्मॉल सैंपल का, नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यानी हाइपोथेसिस का मामला मौजूद है, जेड टेबल और टी टेबल दोनों के हवाले से। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो हमें इसमें एक टॉपिक जो नहीं नज़र आता वो नज़र आता है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का टॉपिक हमें इसमें नज़र नहीं आ रहा। प्रोबेबिलिटी के दो चैप्टर नज़र आ रहे हैं, सैम्पलिंग का एक चैप्टर नज़र आ रहा है और हाइपोथेसिस का मामला नज़र आ रहा है। इसका मतलब है इसमें काई स्क्वायर नज़र नहीं आ रहा हमें और एस्टिमेशन नज़र, हाँ एस्टिमेशन इसलिए आ रहा है कि इंटरवल एस्टिमेशन दिया हुआ है ना। इंटरवल एस्टिमेशन का मतलब है आपको एस्टिमेशन दिया गया है, इसमें हाइपोथेसिस मौजूद है, सैम्पलिंग मौजूद है। इसका मतलब है इसमें काई स्क्वायर जो है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, जेड और टी एस टेस्ट का जो है वो नजर आ रहा है हमें। अब आते हैं जी इकोनॉमिक एनालिसिस एंड पॉलिसी के ऊपर। इकोनॉमिक एनालिसिस एंड पॉलिसी की तरफ जब हम जाते हैं तो इसमें हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो और मैक्रो का जो क्वेश्चन आता है कि माइक्रो और मैक्रो से क्या मुराद है, माइक्रो और मैक्रो में जो मुख्तलिफ कंसेप्ट्स और थ्योरीज आती हैं उनके ऊपर नोट है, वो हो सकता है। कंज्यूमर बिहेवियर में डिमांड, तलब, फंक्शन और फंक्शनल इक्वेशन डिमांड की, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी तलब की लचक, उसकी अहमियत, उसके तरीके मेजरमेंट करने के, तलब की लचक की पैमाइश के तरीके, उसकी इकसाम, जो 3 इकसाम है हमारे पास वो मौजूद होंगी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच, ये दोनों जब गिवन है ना तो आप जरा इस बात को समझिएगा। कार्डिनल अप्रोच हमारे पास है मिकदारी अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच है सिफती अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच दी थी हमारे पास जो है वो प्रोफेसर मार्शल और उसके पैरोकार ने। तो वो कार्डिनल अप्रोच, मिकदारी अप्रोच जो थी वो हमारे पास वही अप्रोच थी कि जिसके तहत लॉ ऑफ डायमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हुआ करता था। तो अभी जो सिलेबस है उसमें लॉ ऑफ डायमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो नहीं है। इसका मतलब है जब वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कार्डिनल अप्रोच से बात करता है तो दरअसल हमें काम करना होगा कि जो हमारे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है उसको बयान करना कार्डिनल अप्रोच है। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑर्डिनल अप्रोच से होने का मतलब है आपका जो क्वेश्चन आता है कि इंडिफरेंस कर्व, खुतूत अदम तरजीह के तहत सारिफ का तवाजुन तहरीर करें। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व, वो इसके अंदर जो है वो लाई करके आ जाता है।
लेकिन अगर आप इसमें मजीद और आगे देखें तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो चेंजिंग है, जैसे प्राइस इफेक्ट है, इनकम इफेक्ट है, दीगर चीज़ें हैं, वो चीज़ें यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ उसका सिर्फ तवाजुन नज़र आ रहा है, यानी आपको सी पार्ट अटेम्प्ट करने के लिए 2 क्वेश्चन करने पड़ रहे हैं, एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस का, और एक आपका जो है वो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन है जिसमें लॉ ऑफ रिटर्न है और रिटर्न टू स्केल है। लॉ ऑफ रिटर्न का मतलब आपके पास लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डायमिनेशन रिटर्न, कानून तकसीर हासिल, कानून तकलील हासिल, और लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल ये मौजूद है। इसके अलावा प्रोडक्शन फंक्शन, आइसो पॉइंट और आइसो कॉस्ट कर्व क्या होते हैं, और लीस्ट कॉस्ट, लीस्ट ऑफ फैक्टर कॉम्बिनेशन। तो आइसो कॉस्ट एंड आइसो पॉइंट, खतूते अदम, खतूते मसावी पैदावार और खतूते मसावी लागत से क्या मुराद है, ये आता है इसमें। और इसके अलावा इसमें जो लीस्ट फैक्टर कॉम्बिनेशन, कम से कम लागत का जो नुक्ता है, वो इस पर जो शॉर्ट नोट आता है वो इसमें शामिल है। मार्केट की डेफिनेशन और उसकी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन से मुराद है कि अब जैसे उसमें जो है वो परफेक्ट कंपटीशन भी आता है, मोनोपोली भी आता है, ओलिगोपोली भी आता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी आता है, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल होंगी। अब आएंगे फर्म्स, कॉस्ट और रेवेन्यू एनालिसिस, यानी कारोबार के कॉस्ट के एनालिसिस, शॉर्ट टर्म कॉस्ट, लॉन्ग टर्म कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, ये तमाम चीज़ें इसमें होंगी। और रेवेन्यू में भी इसी तरह मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, इन तमाम के मामला होंगे। अब जब बात करते हैं प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन ऑफ अ फर्म एंड इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो इसका मतलब है इसमें मार्केट के मुतालिक आपको जो सिखाया गया था कि परफेक्ट कंपटीशन के तहत कारोबार का तवाजुन, मोनोपोली अजारादारी के तहत, और मोनोपोलिस्टिक यानी अजारादाराना मुकाबले के तहत, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर आ गई हैं, और यही सबसे ज़्यादा मार्केट में इंपॉर्टेंट होता है, तो वही उन्होंने दिया हुआ है। अब सेक्शन बी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसमें नेशनल इनकम की तारीफ है, उसके कंसेप्ट है। उसके कंसेप्ट का मतलब उसके जो कंसेप्ट आपके पास आते थे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये सब आ जाएगा। उसकी सिग्निफिकेंस यानी उसकी अहमियत, फिर मेथड नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के, यानी कौमी आमदनी को निकालने के तरीके, डिटर्मिनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम, यानी इसमें कंजम्पशन और कंजम्पशन फंक्शन, यानी सर्फ और तफाउल सर्फ, उसके मुअय्यना, उसमें आने वाली तब्दीलियाँ, सेविंग, प्रोपेंसिटी टू सेव एंड फैक्टर डिटरमाइन सेविंग, यानी बचत, तफाउल बचत और उसके फैक्टर्स, इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी, उसकी इकसाम, MEC और रेट ऑफ इंटरेस्ट। MEC से मुराद है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि डिटरमाइन करते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट को, ये टॉपिक इसमें शामिल है। अब इसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का मतलब होगा, अच्छा मैं इससे पहले ये डिस्कस कर लूँ कि जो सी पॉइंट है, इस सी पॉइंट में आपके जो है वो कंजम्पशन वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, सेविंग वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इन्वेस्टमेंट और उसकी काइंड्स इंपॉर्टेंट थी। इन्वेस्टमेंट और उसकी काइंड्स में आपके पास जो है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी अज़खुद सरमायाकारी और तरगीब याफ्ता सरमायाकारी पे जो शॉर्ट नोट आता था वो भी आ जाएगा इसमें। अब MEC मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, ये किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होता है, उसका ग्राफ, उसका शेड्यूल, उसकी तारीफ, ये सब सिलसिले का उसमें वो शामिल है। अब जहाँ तक ताल्लुक है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तो उसमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, आपका एक क्वेश्चन आता था कि कौमी आमदनी का तवाजुन कहाँ पर होता है, कौमी आमदनी का तवाजुन क्या हमेशा कामिल रोजगार पर होता है, ये क्वेश्चन इसमें शामिल है। तो ये क्वेश्चन आने का मतलब है कि इसमें केन्स की थ्योरी भी आप जो है वो इसमें कर लेंगे। इसके अलावा मल्टीप्लायर का क्वेश्चन आपका आता है कि मल्टीप्लायर, थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर क्या होता है। मल्टीप्लायर का एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का आपका जो आता है वो भी इसमें आ जाएगा। एक्सेलरेटर जो है वो भी आ जाएगा, एक्सेलरेटर यानी उसूल इसरा। और ये जो इसने आखिर में कहा है ना कि इंटरएक्शन ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर, ये क्वेश्चन काफी कम आया है लेकिन मौजूद है कि मतलब ज़ारिब और उसूल इसरा दोनों की बात करना। मुझसे एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने ये भी किया था कि उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग कर दें, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जैसे मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर क्या कहता था कि आमदनी में थोड़ी सरमायाकारी में थोड़ा सा इजाफा करने से आमदनी में
कई गुना इजाफा हो जाता है। यानी मल्टीप्लायर ये डिफाइन करता है कि अगर आप 1 गुना सरमायाकारी किसी मईशत में करते हैं तो आपकी कौमी आमदनी में 5 गुना 10 गुना इतना इजाफा हो जाता है। मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं, यानी एक बंदे का खर्च दूसरे की आमदनी। एक्सेलरेशन की जब बात करते हैं तो एक्सेलरेशन क्लासिकल पुराना थॉट है ना, पुरानी थॉट। तो वो ये कहती थी कि अगर किसी जगह आमदनी में इजाफा होता है तो उस आमदनी से डिमांड क्रिएट होती है। उस डिमांड को पूरा करने के लिए जो कारखाना लगाया जाता है या कोई कारोबार खोला जाता है, उसमें इन्वेस्टमेंट उस डिमांड को पूरा करने से कहीं ज्यादा करनी पड़ रही होती है। यानी वो कह रहा है कि अगर आमदनी में 1 लाख रुपए इजाफा हुआ है तो आपको सरमायाकारी मईशत में 5 लाख रुपए की करनी पड़ रही है, तो यहाँ वो एक्सेलरेशन 5 टाइम्स है। तो जब ये इंटरएक्शन मल्टीप्लायर और एक्सेलरेशन की बात करता है तो इसका मतलब है इन दोनों का आपस में एक दूसरे पर अमल पजीर होना। तो इसका मतलब है हम यहाँ इसमें डिस्कस करेंगे कि मल्टीप्लायर ये इफेक्ट डालेगा, एक्सेलरेशन ये इफेक्ट डालेगा। ओवरऑल इकोनॉमी पर इन दोनों का जो मिड फैक्टर है वहां आकर इस्तेमाल होगा। यानी यूं कहा जाएगा कि मल्टीप्लायर अपना इफेक्ट जो डाल रहा है वो सिर्फ ये सिनेरियो बयान कर रहा है कि मल्टीप्लायर में आपकी आमदनी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरी तरफ एक्सेलरेटर प्रिंसिपल ये बता रहा है कि जी आपकी आमदनी जो है उसके इजाफे के लिए सरमायाकारी कई गुना ज्यादा करनी पड़ रही होती है। ये दोनों की ओवरऑल अगर इम्प्लीमेंटेशन अगर हम देखें तो ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ये होगी कि ये दोनों जब अप्लाई होंगे तो ना आइडियली मल्टीप्लायर जो है वो बहुत ज्यादा आपकी जो है वो आमदनी में इजाफा कर लेगा और ना जो है वो एक्सेलरेटर बहुत ज्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट पर इफेक्ट डाल देगा। ओवरऑल दोनों के मिड में जो है वो मामला होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की क्रॉस में वर्क कर रहे होते हैं। अब इसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, मालियाती पॉलिसी और जर्री पॉलिसी। ये मालियाती और जर्री पॉलिसी के मुतालिक जो है वो क्वेश्चन एक आता है कि मालियाती पॉलिसी और जर्री पॉलिसी से क्या मुराद है और इसके आलाते कार क्या है। मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी तो आप बैंकिंग में भी पढ़ा करते थे कि शरह बैंक की पॉलिसी, खुले बाजार का अमल, दीगर चीज़ें ये अप्लाई होती हैं। और फिस्कल पॉलिसी जो है वो टैक्सेस के मुतालिक मामला होते हैं। अब इकोनॉमिक सिस्टम पर आते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम की तारीफ, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, यानी एक मईशत के बुनियादी मसाइल क्या होते हैं और मुख्तलिफ इकोनॉमिक सिस्टम है जैसे कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स इकोनॉमी, सरमायादाराना निज़ाम, आपका इश्तराकी निज़ाम और आपका मखलूत मईशत और इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, उनके फ़ायदे, नुकसान और उन पर क्रिटिसिज्म। फिर कंपैरेटिव स्टडी डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम की, यानी इस्लामी मईशत का सरमायादाराना मईशत से मुकाबला या मवाजना। इसी तरह जो है वो इस्लामी मईशत का सोशलिज्म के साथ या मिक्स इकोनॉमी के साथ। तो ये जो कंपैरिजन्स हैं वो मौजूद है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी मौजूद है। अगर आपको याद हो तो एक मईशत के बुनियादी मसाइल के बाद हम फ़ौरन ही एक और डिस्कस किया करते थे कि इसको मुख्तलिफ मईशतों में हल करने के तरीके, वो इसमें जो है वो मौजूद नहीं है। हाँ, मुख्तलिफ इकोनॉमिक सिस्टम है और इस्लामिक सिस्टम भी मौजूद है। तो एक क्वेश्चन आपने देखा है कि इस्लामिक सिस्टम से क्या मुराद है, उसकी खुसूसियात, उसका किरदार, उसकी अहमियत, इनके मुतालिक जो क्वेश्चन है वो कर लेना चाहिए। और एक क्वेश्चन हमें कर लेना चाहिए कंपैरिजन, यानी इस्लाम का कंपैरिजन बकिया के साथ। आप लोगों को अगर याद हो तो मैं आपको क्लासेस के दौरान जो है वो ये काम किया करता था कि एक टॉपिक, एक हेडिंग हम लेते थे, मिल्कियत का तसव्वुर। अब मिल्कियत के ऊपर हम इस्लामिक पर भी बात करते थे, हम इसको कैपिटलिज्म में भी इसकी बात करते थे, हम इसके जो है वो सोशलिज्म में भी बात करते थे और मिक्स इकोनॉमी में भी बात करते थे। और यकीनी तौर पर हमें इसमें इस्लाम को जो है वो इन सब पर जो है वो वाली बातें में दिखाना होता था। तो वो चीज़ जो है वो पॉइंट वाइज हमने बनाए हैं, वो हमें बहुत काम आएंगे। और इस तरह सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी जो है वो हमें काम आएंगे। तो ये बेसिकली आज खुलासा था मेरी तरफ से आप लोगों के लिए जो है वो रिड्यूस सिलेबस के हवाले से। मेरी कोशिश थी कि मैं ओवरऑल रिव्यू लेकर आपको ये समझा सकूं कि ये जो टॉपिक्स हैं ये किन क्वेश्चंस की तरफ हमें लेकर जा रहे हैं और क्या सिलसिला कार है। अब इसके अलावा मजीद अगर किसी को कोई इंडिविजुअल किसी पॉइंट पर प्रॉब्लम है तो वो अपना इंडिविजुअल प्रॉब्लम जो है वो मुझसे डिस्कस करेगा, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसे ज़रूर जवाब दिया जाएगा और उसका वो प्रॉब्लम डिस्कस किया जाएगा।
उम्मीद करता हूँ कि ये सिलसिला आपको पसंद भी आएगा और आपको इसमें हेल्प भी मिली होगी और बेहतर होगा। अपना फीडबैक देना ना भूलें। आपके कमेंट, आपके लाइक, इन सब चीज़ों से यूँ समझा जाए कि मैं जो एफर्ट्स कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, उस मेहनत की जो है वो रिवॉर्ड मुझे आपके कमेंट की सूरत में मिलेगा, आपके लाइक के होने के सिलसिले में मिलेगा। अपना ख्याल रखिए, अपनी स्टडी को जारी रखिए, दुआओं में याद रखिए। आपका मुखलिस आसिफ खत्री। जज़ाकल्लाह।